नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दौलत मेरी दुश्मन। दौलत मेरी दुश्मन, अनिल मोहन। करण सिंह। महन लोटिया पागल हाथी की भांति चिंगाड़ रहा था। मेरे पापा जय किशन लोटिया अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़ी हस्ती रखते हैं। बड़ी से बड़ा बदमाश उनसे खौफ खाता है। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई मेरे पापा की तरफ उंगली भी उठा सके। सारा अंडरवर्ल्ड मेरे पापा के रहमो करम का मोहताज रहा है हमेशा। लेकिन हरामजादे देवराज चौहान ने पापा का अपहरण करके पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। करण सिंह ने सतर्क भाव से पागल हो रहे महन लोटिया को देखा। उसके चेहरे के भावों को देखकर उसने खामोश रहना ही उचित समझा। 2 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन हम देवराज चौहान या पापा का पता नहीं लगा सके कि वह कहाँ पर हैं। महंत पुनः गुर्राया, जबकि हमें जल्द से जल्द मालूम करना है कि वह लोग कहाँ हैं। यह हमारी इज्जत का सवाल है। पापा को सही सलामत हासिल करके देवराज के टुकड़े टुकड़े न किए तो अंडरवर्ल्ड में सिर उठाने के हम काबिल नहीं रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, करण सिंह ने सिर हिलाया। हमारे आदमी हर पल यही जानने की कोशिश में लगे हैं कि देवराज चौहान या लोटिया साहब कहाँ हो सकते हैं। देर सवेर में हमारे आदमी मालूम कर ही लेंगे। उसके बाद सारा अंडरवर्ल्ड जान लेगा कि हम दुश्मनों की कितनी बुरी गत बनाते हैं। स्वर में क्रूरता भर आई थी। फौरन पता लगाओ कि वह लोग कहाँ हो सकते हैं। महंत ने दांत पीसते हुए करण सिंह को देखा। ज़्यादा देर करना भी ठीक नहीं होगा। देवराज चौहान पापा के साथ कुछ बुरा भी कर सकता है, जबकि मैं पापा को हर कीमत पर सही सलामत वापस पाना चाहता हूँ। तुम देवराज को नहीं जानते। वह वहशी है, वहशी। जो कर जाए वही कम है। मैं उसे भुगत चुका हूँ। उस जैसा खतरनाक इंसान मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। वह तभी फोन की घंटी बजने लगी। हेलो। महंत लोटिया ने फौरन रिसीवर उठाया। कैसे हो मेरे लाल? दूसरी तरफ से व्यंग से भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। महंत लोटिया रिसीवर थामे उछल पड़ा। तो तुम सुजान सिंह? हाँ, मैं सुजान सिंह ही हूँ बेटे। बाप के दम पर तू बहुत नाच लिया। अब तेरा बाप नहीं तो तू भी नहीं। सुजान सिंह का जलता स्वर उसके कानों में पड़ा। अंडरवर्ल्ड में अब मेरा एक छत्र राज है। मेरा बरसों का सपना तेरे बाप के कारण पूरा नहीं हो पा रहा था और उसके अपहरण के बाद अब पूरा हो गया। बकवास मत कर कमीने, वरना। महंत। सुजान सिंह का जहरीला स्वर उसके कानों से टकराया। ऊंचा बोलना छोड़ दे, क्योंकि अब तेरा बाप कभी भी वापस नहीं आएगा। लोटिया की हस्ती मिट चुकी है। सिर्फ सुजान सिंह की ही चलेगी। तेरे बाप के आधे से ज्यादा आदमी मेरे साथ मिल चुके हैं। तेरे बाप के धंधों पर मेरा कब्जा होता जा रहा है। जिसने सिर उठाया उसका सिर कट चुका है। मैं तुझे जान बख्शता हूँ। अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर ले, वरना शहर के किसी किनारे पर जाकर बैठ जा। उल्टी सीधी तेरी कोई भी खबर मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना अंजाम का तू खुद जिम्मेदार होगा। महंत की आंखों में आग धधक उठी। तू तू मुझे धमकी दे रहा है? समझा रहा हूँ। हकीकत से तुझे वाकिफ करा ही दिया है। आगे तू जाने। समझदारी से काम लेगा तो तेरी जिंदगी बची रहेगी, वरना। मेरे पापा को तूने उठवाया है? महंत ने गुर्राकर पूछा। नहीं, ऐसे घटिया काम मैं नहीं करता। सुजान सिंह कड़वी हंसी हंसा। तू अच्छी तरह जानता है कि तेरे बाप को देवराज चौहान ने उठाया है। अपने अंदर दम रखता है तो सामना कर देवराज चौहान का, तब आएगा मजा। महंत लोटिया के होठों से कोई शब्द न निकला। अंडरवर्ल्ड जान चुका है कि जय किशन लोटिया को देवराज चौहान ने उठाया है। सब यह भी जानते हैं कि तू भी देवराज चौहान के बारे में जानता है। देखना तो यह है कि तू देवराज चौहान से अपने बाप को वसूल करता है या नहीं। बहरहाल कल का सूरज मेरा है। अंडरवर्ल्ड में मेरी हुकूमत का फरमान जारी हो चुका है। अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले। कहने के साथ ही सुजान सिंह ने लाइन काट दी। महंत लोटिया ने क्रोध से रिसीवर वापस पटक दिया। क्या हुआ? करण सिंह के माथे पर बल पड़ चुके थे। महंत लोटिया ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। सुजान सिंह का फोन था। उसने सारी बात बता दी। पिछले 4 दिनों से सुजान सिंह हमारी हुकूमत की जड़ें काटता रहा और मुझे खबर तक नहीं। यह कैसे हो सकता है? करण सिंह चीखूं उठा। हो नहीं सकता, बल्कि हो चुका है। महंत दरिंदगी भरे स्वर में बोला। उसने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया है। हमारे आदमी उससे मिलने जा रहे हैं। हमारे धंधों पर उसका कब्जा होता जा रहा है। यह बातें वह छाती ठोक कर कह रहा है, तो इसमें 50% सच्चाई होगी ही। करण सिंह हक्का बक्का खड़ा रह गया। अगर आप पूरी कहानी का मजा लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा हत्यारा का वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर भी मोटे तौर पर सबसे बड़ा हत्यारा की चंद अहम बातें मैं आपको बता देती हूँ। 2 नंबर के धंधों का बादशाह मेवाराम चंदानी जगमोहन की मार्फत देवराज चौहान से मिलकर उसे जय किशन लोटिया का अपहरण करने को कहता है। बदले में वह भरपूर पैसा देने को तैयार है, परंतु देवराज चौहान मेवाराम चंदानी की ऑफर को कबूल नहीं करता, क्योंकि जय किशन लोटिया जैसे खतरनाक इंसान का अपहरण करना वह ठीक नहीं समझता। परंतु बाद में चंदानी ऐसी चाल चलता है कि धोखे में आकर वह लोटिया का अपहरण करना मान जाता है। देवराज चौहान लोटिया के अपहरण की पहली कोशिश मधुबन चौक पर करता है। जब लोटिया पाल खन्ना, ड्राइवर और 2 गार्डों के साथ बुलेट प्रूफ कार में होटल जा रहा होता है, देवराज चौहान के साथियों में अवतार सिंह और जगमोहन भी होते हैं। देवराज चौहान लोटिया की बुलेट प्रूफ कार को नकारा बनाकर गार्डों को मौत के घाट उतारकर लोटिया पर काबू पा लेता है, परंतु लोटिया अवतार सिंह पर हमला करके भाग निकलता है। वक्त कम था। देवराज चौहान या तो लोटिया पर काबू पा सकता था या फिर वहां पहुंच चुकी पुलिस के हाथों से बच सकता था। पुलिस ने उसे घेरना आरंभ कर दिया था। खतरनाक वक्त था। मिनट से भी कम समय उसके पास था। कुछ दूरी पर जगमोहन कार लिए उसे देख रहा था और उसके पास अवतार सिंह घायल अवस्था में पड़ा तड़प रहा था। अपनी जान की परवाह न करके देवराज चौहान ने किसी प्रकार घायल अवतार सिंह को कार में डाला और भाग लिया। अवतार सिंह को बचाने के चक्कर में वह पुलिस के हाथों में भी पड़ सकता था। बहरहाल अवतार सिंह ने देवराज चौहान का एहसानमंद होकर अपना जीवन उसके नाम लिख दिया और आंखें बंद करके देवराज चौहान के हुक्म का वफादार गुलाम बन गया। सुजान सिंह, जो कि अंडरवर्ल्ड की बादशाहत संभालना चाहता था, परंतु जय किशन लोटिया जैसे खतरनाक इंसान के सामने उसकी एक न चल रही थी। देवराज चौहान के हौसला बुलंदी के कारनामे को देखकर उसने देवराज चौहान से संबंध बनाने की चेष्टा की। जवाब में जगमोहन सुजान सिंह से मिला। सुजान सिंह जगमोहन से लोटिया की मौत का सौदा करना चाहता था, परंतु जगमोहन ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि लोटिया को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो पार्टी उसका अपहरण करवा रही है वह उसे जिंदा चाहती है। बहरहाल उसने सुजान सिंह को इतना विश्वास दिलाया कि अपहरण हो जाने के पश्चात लोटिया वापस नहीं आएगा। 30 लाख पर मामला पटा। मुफ्त का पैसा आ रहा था। जगमोहन 30 लाख लेकर चलता बना। इस बातचीत के दौरान उसकी मुलाकात सुजान सिंह के दाएं हाथ अमृतलाल से भी हुई। देवराज चौहान ने मेवाराम चंदानी और सुजान सिंह के आदमियों की सहायता से जय किशन लोटिया के कई अड्डे नष्ट करवा डाले। सैकड़ों आदमियों को मरवा दिया। अंडरवर्ल्ड में दहशत फैल गई। लोटिया तिलमिला उठा। आखिरकार देवराज चौहान ने महंत लोटिया का अपहरण कर लिया और बेटे के बदले में उसने बाप को मांगा, परंतु जय किशन लोटिया ने स्पष्ट उसे कह दिया कि उसकी बात पूरी नहीं होगी। खुद को वह उसके हवाले न करेगा, बेशक वह महंत को मार डाले। यह बात उसने महंत को बताई। महंत को विश्वास न आया कि उसके बाप ने उसके लिए ऐसा कहा है। बहरहाल काम बनते न देखकर देवराज चौहान ने शराफत से महंत को जिंदा छोड़ दिया। महंत पर देवराज चौहान का अच्छा प्रभाव पड़ा। उसके बाद देवराज चौहान जय किशन लोटिया के अपहरण की नई योजना तलाश करने लगा। चंदानी से वह काफी मोटा पैसा ले चुका था, जिसे कि जगमोहन ने अपने मामा के लड़के सुरेंद्र पाल के पास रख छोड़ा था। देवराज चौहान की फितरत में यह बात थी कि काम हाथ में लेकर वह हर हाल में पूरा करता था, जबकि लोटिया की सुरक्षा के इंतजाम ऐसे जबरदस्त थे कि उस पर हाथ डालना कठिन हो रहा था। तभी उसे मालूम हुआ कि लोटिया अक्सर प्लेन पर धंधे के सिलसिले में दूसरे शहरों में जाता रहता है। तब देवराज चौहान की नज़र में एकमात्र रास्ता यही नजर आया कि जय किशन लोटिया का अपहरण एक ही सूरत में हो सकता है, अगर वह उस प्लेन को हाईजैक कर ले जिसमें लोटिया सफर कर रहा हो। देवराज चौहान ने प्लेन हाईजैक का निर्णय ले लिया। उसके निर्णय से कोई भी सहमत नहीं था। प्लेन हाईजैक जैसा रिस्की काम करने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन इनकार भी नहीं था। अवतार सिंह तो देवराज चौहान की हर बात मानने को तैयार था, परंतु जगमोहन हिचक रहा था। बहरहाल बाद में जब उसने देखा कि देवराज चौहान के इरादे दृढ़ हैं, तो जगमोहन तैयार हो गया। देवराज चौहान ने भीमराव को बुलाया। भीमराव अंडरवर्ल्ड की ताजी और बासी खबरों का पिटारा था। किसने क्या किया था, कौन क्या करने जा रहा है, किसने क्या करना है, हर खबर उसके पास मौजूद रहती थी। इन खबरों को वह अपनी पसंदीदा मोटी रकमों पर बेचता था। किसी जमाने में देवराज चौहान ने भीमराव को फांसी के फंदे से बचाया था, इसलिए भीमराव देवराज चौहान का मुरीद था। भीमराव को जब देवराज चौहान की योजना के बारे में मालूम हुआ तो उसने समझाना चाहा कि यह जोखिम वाला काम है, इसे न करे, परंतु देवराज चौहान अपने इरादों से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने भीमराव से कहा
कि किसी ऐसी हवाई पट्टी की तलाश करे जो अब उजाड़ पड़ी हो। भीमराव चला गया। देवराज चौहान ने मेवाराम चंदानी से 25 ऐसे आदमी मांगे जो कि जान पर खेल जाने को तैयार हों। चंदानी ने 25 आदमियों का इंतजाम तो कर दिया, परंतु हाईजैकिंग की सोचकर वह घबराया फिर रहा था। उन 25 को एक बंगले में बंद कर दिया गया। उन्हें सारा प्लान समझाया गया। उनका उस बंगले से बाहर निकलना तब तक मना था जब तक कि प्लेन हाईजैक का काम पूरा नहीं हो जाता। देवराज चौहान नहीं चाहता था कि काम होने से पहले ही उसकी योजना लीक हो जाए। क्या मालूम कौन जयकिशन लोटिया का मोहरा है। उन पर चंदानी के खास आदमियों का पहरा लगा दिया गया। तभी भीमराव ने खबर दी कि असम में शिवसागर के करीब बोका घाट नामक पहाड़ी जगह पर कभी एयरफोर्स वालों ने छोटा सा रनवे बनाया था जो कि अब उजाड़ पड़ा है। बरसों से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। देवराज चौहान और जगमोहन असम में शिवसागर नामक जगह पर पहुंचे और वहां पर भीमराव के आदमी बूंदी बलिया जैसे लालची इंसान से मिले। मोटा नावा लेकर बलिया उनका साथ देने को तैयार हो गया। उन्होंने हवाई पट्टी देखी जिसे की मरम्मत की आवश्यकता थी। देवराज चौहान ने जगमोहन से हवाई पट्टी को चालू हालत में लाने को कहा। हवाई पट्टी ठीक कराने के लिए बूंदी बलिया ने हामी भर दी। योजना बनी कि हवाई पट्टी ठीक कराने के लिए वह लोग एयरफोर्स की वर्दियां पहनकर काम करेंगे ताकि वहां के लोगों को किसी प्रकार का शक न हो सके। खास तौर से बोका खाट के गरीब आदिवासी उन्हें सहयोग दे रहे थे। जगमोहन गया और काम के लिए नोटों के साथ साथ अवतार सिंह को भी साथ ले आया। इधर देवराज चौहान के दिमाग में एक बात खटक रही थी कि अगर प्लेन के पायलट ने इस छोटे से रनवे पर प्लेन उतारने को मना कर दिया तो क्या होगा। यानी कि उन्हें अपने साथ किसी ऐसे पायलट को रखने की जरूरत थी जो कि एक्सपर्ट पायलट हो। इस काम के लिए देवराज चौहान को सुधीर शर्मा का ध्यान आया जो कि बेहतरीन पायलट था, परंतु एयर क्रैश के हादसे के पश्चात उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। हालांकि एयर क्रैश में उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि अपनी समझदारी से प्लेन क्रैश होने के बावजूद भी यात्रियों को बचा लिया था। उस पर केस चला। केस में उसे सजा और जुर्माना हुआ। जब जेल से बाहर आया तो खाली हो चुका था। तमाम उम्र की कमाई जुर्माने में चली गई थी और सजा के दौरान उसकी बीवी उसे छोड़कर बच्चों को लेकर चली गई थी। वह अकेला रह गया। जयपुर में सुधीर शर्मा की मुलाकात देवराज चौहान से हुई थी। तब देवराज चौहान ने उसकी सहायता की और उसे छोटा सा मकान और फैक्ट्री खुलवा दी। उसके बाद देवराज चौहान की सुधीर शर्मा से मुलाकात न हुई थी। इस बात को 6-7 साल बीत चुके थे। प्लेन हाईजैकिंग में सुधीर शर्मा जैसा एक्सपर्ट पायलट उसके बहुत काम आ सकता था। देवराज चौहान सुधीर शर्मा की तलाश में जयपुर जा पहुंचा। सुधीर शर्मा नहीं मिला। फैक्ट्री मकान वह बेच चुका था, परंतु इतना मालूम हो गया कि वह जयपुर में ही है। अतः कोशिशों और कई कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात उसने किसी प्रकार झोपड़पट्टी में रह रहे सुधीर शर्मा को तलाश कर लिया। मालूम हुआ उसकी फैक्ट्री नुकसान हो जाने के कारण बंद हो गई थी। पेट भरने के लाले पड़े तो मकान बेचना पड़ा और अब वह मुकद्दर की मार खाते खाते एल्कोहलिक हो चुका था। जिस तरह इंसान खाना खाए बिना नहीं रह सकता था, उसी प्रकार सुधीर शर्मा 24 घंटे बिना पिए नहीं रह सकता था। हर वक्त उसे शराब चाहिए थी। अलबत्ता पीने के बाद वह होश में आता था। पहली नज़र में तो देवराज चौहान उसे पहचान ही न सका था। बहुत बुरे हाल में था वह। फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, दाढ़ी पड़ी हुई थी। देवराज चौहान उसे अपने साथ होटल ले गया, नए कपड़े सिलवाए, नहला धुलाकर, खाना खिलाकर उससे बात की। प्लेन चलाने की बात सुनते ही सुधीर शर्मा ने हाथ खड़े कर दिए कि प्लेन तो क्या, वह साइकिल भी चलाने के काबिल नहीं रहा। परंतु देवराज चौहान जानता था कि वह एक्सपर्ट पायलट है। यह जुदा बात है कि वह शराबी हो चुका है। प्लेन उड़ाने का अभ्यास छूट चुका है। लगभग जबरदस्ती ही देवराज चौहान सुधीर शर्मा को जयपुर से प्लेन हाईजैकिंग में शामिल करने के लिए ले आया, जबकि सुधीर शर्मा रटे रटाए तोते की तरह मुनासिब वक्त पर एक ही बात कहता था कि उसे इस काम में शामिल करके बेवकूफ़ी की जा रही है, वह प्लेन हैंडल नहीं कर पाएगा। परंतु देवराज चौहान उसके इन शब्दों की परवाह इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि किसी जमाने में सुधीर शर्मा नामी पायलट रह चुका था। देवराज चौहान सुधीर शर्मा को साथ लिए असम में बोकाखाट पहुंचा, जहां जगमोहन, अवतार सिंह व चंदानी के कई आदमी एयरफोर्स वालों की वर्दियां पहने हवाई पट्टी की मरम्मत करने में व्यस्त थे। बूंदी बलिया लोकल आदमी के रूप में उनकी सहायता कर रहा था। हवाई पट्टी का काम काफी हद तक पूरा हो चुका था। सुधीर शर्मा ने रनवे का निरीक्षण किया। रनवे बेहद छोटा था, फिर भी सुधीर शर्मा का विचार था कि सावधानी से हैंडल किया जाए तो यहाँ प्लेन उतारा जा सकता है। लैंडिंग पॉइंट पर
दो ऊंचे लंबे पेड़ खड़े हुए थे। सुधीर शर्मा ने देवराज चौहान से कहा कि इन पेड़ों को कटवा दे। पेड़ों की कटाई के बारे में देवराज चौहान ने जगमोहन से कह दिया। उसके बाद देवराज चौहान और सुधीर शर्मा वहां से चले गए। उसी शाम हवाई पट्टी की मरम्मत के बाद के समय अचानक ही वहां असली एयरफोर्स वाले आ गए। जगमोहन और अवतार सिंह तथा अन्य साथी भी एयरफोर्स की वर्दियां पहने हुए थे। उनके दिल धड़क उठे। काफी झंझट खड़ा होने के पश्चात उन चारों एयरफोर्स वालों को बोकाखाट की एक झोपड़ी में कैद करके उन पर पहरा लगा दिया गया। उसके बाद सबके दिल धड़कते रहे कि एयरफोर्स वाले फिर भी आ सकते हैं। उनकी जीप ठिकाने लगा दी गई और पहाड़ी पर आने वाली सड़क पर पहरा लगा दिया गया ताकि अगर कोई आ रहा हो तो पहले ही मालूम हो सके। बहरहाल गड़बड़ का तो पूरा अंदेशा था, योजना फेल हो सकती थी। उधर देवराज चौहान ने मेवाराम चंदानी को दो काम सौंप रखे थे। एक तो यह कि जितने भी आदमियों को प्लेन हाईजैकिंग में शामिल करना है उनके चेहरों पर डालने के लिए नकाबे और गुप्त तले वाले ब्रीफकेस, जिनके तलों में हथियार छिपाकर प्लेन में प्रवेश किया जा सके। दूसरा काम था जय किशन लोटिया के प्रोग्राम पर नजर रखना कि वह कब, कहां, किस प्लेन से जा रहा है। लोटिया के प्रोग्राम बनाने वाला उसका मैनेजर चंदानी का आदमी था, इसलिए चंदानी को लोटिया के बारे में पूरी खबर मिलती रहती थी। सब काम पूरे हो गए। उन्हें पहले ही मालूम हो गया कि जय किशन लोटिया सप्ताह के पश्चात बंबई जाएगा। कौन सी और किस फ्लाइट से जाएगा। तब उन सब ने उसी प्लेन में अपनी सीटें बुक करा ली। दिल में शक था कि शायद लोटिया उस प्लेन में सफर न करे, उसका प्रोग्राम बदल जाए, परंतु ऐसा न हुआ। सप्ताह के बाद लोटिया ने उसी प्लेन में सफर किया। हवाई पट्टी से देवराज चौहान ने अवतार सिंह को पहले ही बुला लिया था। सबने मिलकर प्लेन हाईजैक किया। हाईजैकिंग में कैसे कैसे दिलचस्प मोड़ आए, प्लेन के यात्री किस भयानक हादसे से गुजरे। लैंडिंग पॉइंट पर मौजूद दो ऊंचे पेड़ों को जगमोहन कटवाना भूल गया था और उसके बिना प्लेन नीचे नहीं उतारा जा सकता था। पायलट ने साफ इनकार कर दिया। हालात ऐसे हुए कि पायलट की जान लेना जरूरी हो गया। तब नशे में धुत सुधीर शर्मा ने किस ढंग से प्लेन को संभाला और जहां लैंडिंग नहीं हो सकती थी वहां पर भी उसने 450 यात्रियों सहित प्लेन को सफलता से उतारा। सनसनी सी फैला देने वाली इस हाईजैकिंग का मजा तो आप सबसे बड़ा हत्यारा का वीडियो देखकर ही ले सकेंगे, जो हमारे चैनल पर अपलोड है। लैंडिंग के पश्चात रनवे पर मौजूद बूंदी बलिया, जगमोहन व अन्य सारे आदमी मौजूद थे। प्लेन में से जय किशन लोटिया और पाल खन्ना को नीचे उतार लिया गया। उसके बाद प्लेन को वहां से चलता कर दिया। प्लेन में दिलचस्प बात तो यह हुई कि केंद्रीय खुफिया विभाग का खतरनाक समझा जाने वाला जासूस BM जप्पी भी उसी प्लेन में सफर कर रहा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने घटा, परंतु सबके चेहरों पर नकाब होने की वजह से किसी का चेहरा नहीं देख पाया। नकाब रहित सुधीर शर्मा का चेहरा उसने अच्छी तरह याद कर लिया था। इसी बीच दोबारा उसने देवराज चौहान को सिगरेट पिलाई और खामखा उससे बात भी की। बहरहाल प्लेन रवाना होने के पश्चात सब आदमियों को वहां मौजूद मिनी बस में भरकर भेज दिया गया और कुछ नीचे पहाड़ी सड़क पर खड़ी कार में देवराज चौहान, जगमोहन, सुधीर शर्मा, बूंदी बलिया, जय किशन लोटिया और पाल खन्ना बैठकर रवाना हो गए। बूंदी बलिया उन्हें वहां से दूर निकालकर जोराहट नाम के इलाके में ले आया, जहां उन्होंने पहले से ही पहाड़ी पर बने इकलौते खूबसूरत बंगले का इंतजाम कर रखा था और चंदानी बेसब्री से उनके आने की राह देख रहा था। एयरफोर्स वाले बोकाघाट के इलाके की बस्ती में झोपड़ी में बंधे पड़े रहे। जगमोहन ने अपने मामा के लड़के सुरेंद्र पाल को यह मालूम करने का काम सौंप रखा था कि चंदानी क्यों जय किशन लोटिया का अपहरण करवाना चाहता है, इसके पीछे क्या कारण है। सुरेंद्र पाल शुरू से ही इस बात का पता लगाने की कोशिश में था और चंदानी के खास आदमी को पटाने के चक्कर में था। जब सबने बंगले में प्रवेश किया तब वहां सुरेंद्र पाल का फोन आया और उसने बताया कि मेवाराम चंदानी के खास आदमी को पटाने में 4 लाख रुपया खर्च हुआ है और उसने 2 बातें बताई हैं। एक तो यह कि जिस धोखेबाजी में फंसकर देवराज चौहान ने लोटिया का अपहरण किया, वह धोखेबाजी खुद चंदानी ने इसलिए की थी कि वह लोटिया के अपहरण के लिए तैयार हो जाए। दूसरी बात यह थी कि चंदानी लोटिया का अपहरण क्यों करवाना चाहता था। इस बात की एवज में सुरेंद्र पाल ने बताया कि मामला करोड़ों के खजाने का है। जहां खजाना दबा है वहां का नक्शा 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा चंदानी के पास है और दूसरा जय किशन लोटिया के पास। जगमोहन ने अलग ले जाकर देवराज चौहान को सारी बात बताई। देवराज चौहान अपने उसूलों का पक्का था। धोखेबाजी न तो वह करता था और न ही वह बर्दाश्त करता था। मेवाराम चंदानी ने शुरू में उससे जो धोखेबाजी की थी, जानने के पश्चात वह घायल शेर बन बैठा।
देखिए सबसे बड़ा हत्यारा। उधर मेवाराम चंदानी और जय किशन लोटिया का सामना हुआ। लोटिया उसे देखकर चौंका। चंदानी ने जगमोहन को अपहरण की बकाया रकम चुका दी थी। चंदानी और लोटिया की बातों से मालूम हुआ कि दोनों जीजा साले हैं और चंदानी का असली नाम सूरज प्रकाश गोखले है। उसने अपनी बहन का ब्याह कभी लोटिया से किया था, यानी कि मेवाराम चंदानी महंत का मामा था। 20-25 साल पहले दोनों ने मिलकर म्यूजियम से जवाहरात लूटे थे, 20 करोड़ के जेवरात, जिनकी कीमत इस समय 80 करोड़ के आसपास आंकी गई थी। तब पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी, तो उन्होंने जवाहरातों को दलदली जंगल, जो कि खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा था, उसके भीतर कहीं दबा दिया था और नक्शा बनाकर बाहर आकर नक्शे के 2 हिस्से करके एक एक ले लिया। इरादा था कि जब पुलिस की सरगर्मी ठंडी पड़ जाएगी तब जंगल से जेवरातों को निकाला जाएगा। जंगल के रास्ते इतने खतरनाक और उलझन से भरे थे कि बिना नक्शे के जेवरातों तक पहुंच पाना असंभव था। परंतु बाद में जय किशन लोटिया के मन में बेईमानी आ गई। उसने अपने आदमियों के दम पर चंदानी यानी कि सूरज प्रकाश गोखले यानी कि अपने साले से नक्शा छीनकर उसकी जान लेने की योजना बनाई। इसी छीना झपटी में चंदानी को गोली लगी और वह पुल से बहती नदी में जा गिरा। लोटिया समझ गया कि चंदानी मारा गया और उसके साथ ही हीरो तक पहुंचने का आधा नक्शा भी हाथ से गया। बाद में लोटिया धीरे धीरे शहर का दादा बनता चला गया। चंदानी ने भी उसी शहर में अपनी जिंदगी शुरू की। लोटिया पर वह बराबर नजर रखे हुए थे। 20 सालों के बाद वह इतनी काबिलियत हासिल कर सका कि लोटिया से निपट सके। तब जाकर उसने लोटिया का अपहरण देवराज चौहान से करवाया। चंदानी ने अपने पास मौजूद आधे नक्शे की डुप्लीकेट कॉपी लोटिया की तरफ फेंककर कहा कि अगर वह नक्शे का बाकी हिस्सा दे दे तो उसकी जिंदगी बख्शी जा सकती है। नीचे पड़ा नक्शा जगमोहन ने लपक कर उठा लिया। आधे नक्शे की फोटोकॉपी स्पष्ट थी। तब देवराज चौहान ने चंदानी को बताया कि उसने उसे धोखा देकर लोटिया का अपहरण करवाया है और वह धोखेबाजी पसंद नहीं करता। तुम्हारी धोखेबाजी का जवाब मैं भी धोखेबाजी से दूंगा। तुम्हारे नक्शे की कॉपी हमारे पास है और अब दबे माल के 2 हिस्सेदार होंगे, एक वह और दूसरा लोटिया। चंदानी काफी रोता कलपता है, परंतु उसे वहां से दफा कर दिया जाता है। मन ही मन चंदानी कसम खाता है कि वह इन दोनों को कामयाब नहीं होने देगा। उसके बाद देवराज चौहान और जय किशन लोटिया मिल जाते हैं कि खजाना तलाश करके आधा आधा बांट लिया जाएगा। उधर भीमराव के आदमी बूंदी बलिया का काम समाप्त हो गया था, परंतु खजाने का मामला पाकर उसके मुंह में पानी भर आया। देवराज चौहान से रिक्वेस्ट करके वह भी उनके साथ मिल गया कि कुल खजाने की छोटी सी बूंद का चौथाई ही उसे बहुत होगा। मेवाराम चंदानी उनका अड्डा देख चुका था, इसलिए बलिया से कहा गया कि सबसे पहले उन्हें इस जगह को छोड़ना है और असम से बाहर निकलना है। इसके बाद बाकी का प्रोग्राम बनाया जाएगा। सबसे बड़ा हत्यारा में आप यहाँ तक देख चुके हैं। इन चंद घटनाओं को मैंने बहुत ही सादे ढंग से आपके सामने पेश किया है। अगर आप देवराज चौहान के रोमांच से भरे खूनी कारनामे का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो पूर्व प्रकाशित सबसे बड़ा हत्यारा अवश्य देखें। कौन हो तुम? सुजान सिंह की तीखी निगाहें मेवाराम चंदानी के चेहरे पर जा टिकी। कल से तू मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस वक्त मेरा एक एक मिनट कीमती है। बोल, जल्दी बोल, लफड़ा क्या है? मैंने ही जय किशन लोटिया का अपहरण करवाया था। क्या? सुजान सिंह का चेहरा हैरानी से भर उठा। लोटिया का अपहरण तूने, यानी कि तुम्हारे कहने पर देवराज चौहान ने किया है? हाँ, देवराज चौहान को 80 लाख रुपया देकर यह काम करवाया है। 10 लाख महंत को जिंदा छोड़ने का दिया। चंदानी सिटपटाए स्वर में कह रहा था। मेरा 90 लाख रुपया देवराज चौहान के पास पहुंच चुका है। सुजान सिंह ने एक निगाह करीब खड़े अमृतलाल पर डाली, फिर चंदानी को देखने लगा। कई तरह के विचार उसके दिमाग में आ रहे थे और एक बात उसे हद से ज्यादा खल रही थी कि यह उसके पास क्यों आया है। नाम क्या है तेरा? अपने पर काबू पाकर सुजान सिंह बोला। मेवाराम चंदानी। तू लोटिया का अपहरण करवाना चाहता था, जो कि देवराज चौहान ने कर लिया, लेकिन तेरा मेरे पास आना समझ में नहीं घुसा। मेवाराम चंदानी का चेहरा अंगारे की भांति सुलग उठा। लोटिया और देवराज चौहान आपस में मिल गए हैं। देवराज चौहान ने मुझे धोखा दिया है। 90 लाख लेकर भी उसने लोटिया को मुझे नहीं सौंपा। सुजान सिंह के चेहरे पर बल उभर आए। देवराज चौहान धोखेबाजी वाले काम तो नहीं करता, और बात जब 80 करोड़ की हो तो धोखेबाजी करना सबसे आसान हो जाता है। कहते हुए मेवाराम चंदानी के चेहरे पर कड़वाहट उभरती चली गई। सुजान सिंह की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। 80 करोड़? हाँ, यह इतना मोटा माल है कि कोई भी बेईमान हो सकता है। बिल्कुल,
सुजान सिंह ने सिर हिलाकर उसके शब्दों पर सहमति की मोहर लगा दी। मैं मानता हूँ 80 करोड़ मामूली रकम नहीं है। खैर, मुझे पूरी बात बताओ। मेवाराम चंदानी ने उसे शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बता दिया। सुनने के बाद सुजान सिंह लंबी सोच में डूब गया। खजाने का आधा असली नक्शा तेरे पास है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी पर देवराज चौहान का कब्जा है, आखिरकार सुजान सिंह बोला। चंदानी ने मुंडी हिला दी। दूसरा हिस्सा जयकिशन लोटिया के पास है और वह दोनों आपस में मिल चुके हैं। उनका नक्शा पूरा हो चुका है, वह खजाने तक पहुंच सकते हैं। चंदानी ने पुनः मुंडी हिला दी। तू मेरे पास क्या करने आया है? सुजान सिंह ने उसकी आंखों में झांका। खजाने का आधा नक्शा मेरे पास है। एक बार को तू कितनी बार कहता है? उसका दूसरा हिस्सा लोटिया के पास है। चंदानी एक एक शब्द को चबाकर कह उठा। लोटिया अभी तक होटल नहीं आया, अपने बंगले पर नहीं आया। नक्शा उसने छिपा रखा है। महंत को अवश्य नक्शे के बारे में मालूम होगा। इससे पहले कि लोटिया वापस आए, महंत को उठवा लो, उससे आधा नक्शा वसूल करो। अगर नक्शा मिल गया तो हम दोनों मिलकर खजाने तक पहुंच सकते हैं, आधा आधा बांट सकते हैं। सुजान सिंह को बात जची। इस बीच अगर लोटिया वापस लौट आया तो? अमृतलाल बोल उठा। लौटे दो, अपने आदमी उसके बंगले और होटल पर लगा दो। जब भी वह आए दिखाई दे, उसे फौरन गोली से उड़ा दिया जाए। मेवाराम चंदानी ने अपने शब्दों को चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में कहा। सुजान सिंह ने अमृतलाल को देखा। अमृतलाल? जी जनाब, हमने देवराज चौहान को 30 लाख दिया था। क्यों? इसलिए कि अपहरण के बाद जयकिशन लोटिया वापस नहीं आएगा, और अगर आ गया तो यह सरासर धोखाधड़ी होगी। हमसे 30 लाख लेकर भी हमारा काम नहीं किया। तुमने देवराज चौहान को 30 लाख दिया था? चंदानी हैरानी से बोला। उसकी बात पर ध्यान न देकर सुजान सिंह अमृतलाल से बोला। महन से कुछ देर पहले ही फोन पर मेरी बात हुई है, वह होटल में ही होगा। न भी हो तो जहां भी हो उसे पकड़कर ले आओ। सुजान सिंह के होठ भींच गए। अवश्य जनाब, मैं खुद यह काम करूंगा, अमृतलाल ने सतर्क स्वर में कहा। 80 करोड़ का सवाल है, कहीं पर भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सुजान सिंह ने वहशी स्वर में कहा। महंत को उठाने के साथ साथ होटल में और लोटिया के बंगले में अपने आदमियों का पहरा लगा दो कि लोटिया के नजर आते ही उसे भून दिया जाए। जिंदा नहीं बचना चाहिए। अमृतलाल ने सिर हिला दिया। लोटिया के जो भी अड्डे बचे हैं उन पर अपना कब्जा जमाते रहो। जिस पर कब्जा न हो सके उस जगह को तबाह कर दो। लोटिया का जो आदमी हमारी हुकूमत स्वीकार न करे उसे खत्म करते रहो। अंडरवर्ल्ड को हमने अच्छी तरह समझा देना है कि अब हमारी सिर्फ हमारी चलेगी। जो मानेगा बच जाएगा, नहीं मानेगा मर जाएगा। अमृतलाल बाहर निकल गया। सुजान सिंह ने मेवाराम चंदानी को देखा। तुम अपने घर वालों का कोई इंतजाम कर दो, उसके बाद यहाँ आओ। जब तक यह मसला हल नहीं होता तुम हमारे साथ ही रहोगे। परिवार के नाम पर मेरी एक ही बेटी है, बस उसे मैं ऐसे ठिकाने पर पहुंचा आया हूँ कि उसे किसी से कोई खतरा नहीं, चंदानी ने कहा। फिर उसकी आवाज में वहशीपन आता चला गया। मेरी बची जिंदगी का आखिरी सबब यही है कि 80 करोड़ का खजाना देवराज चौहान और जयकिशन लोटिया हासिल न कर सके। मैं उन्हें मात देना चाहता हूँ। वह खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उस 80 करोड़ में से 40 करोड़ का मालिक बनने में मेरी भी दिलचस्पी पैदा हो गई है, सुजान सिंह ने ठोस स्वर में कहा। फिर बोला, नक्शा कहाँ है? हिफाजत से है, जरूरत पड़ने पर सामने आ जाएगा, चंदानी ने जवाब दिया। महंत लोटिया कुर्सी से बंधा हुआ था। बदन पर पड़े कपड़े चीथड़े चीथड़े हो रहे थे। चेहरा, छाती और टांगों पर ताजा जख्म झलक रहे थे, जिनमें से खून बह रहा था। उसकी क्रोध से धधकती आंखें सामने खड़े सुजान सिंह पर टिकी थी। मेवाराम चंदानी एक तरफ कुर्सी पर आराम से बैठा महंत की दशा देख रहा था। उसे इस हाल में पहुंचाने में अमृतलाल सुजान सिंह का बराबर साथ दे रहा था। तो इसी तरह मार खाते खाते मर जाएगा, सुजान सिंह ने दरिंदगी भरे लहजे में कहा। कान खोलकर सुन ले, मुझे तेरे मरने की जरा भी परवाह नहीं। कल का मरता आज और आज का मरता अभी मर, मेरी बला से। तू समझदार नहीं है। अगर जरा भी अकल होती तो मुंह फाड़ दिया होता कि आधा नक्शा। तू पागल तो नहीं हो गया सुजान सिंह? महंत लोटिया तड़प उठा। सैकड़ों बार तुझे इस बात का जवाब दे चुका हूँ। मुझे नहीं पता तुम किस नक्शे की बात कर रहे हो। अगर ऐसा कोई नक्शा मेरे पापा के पास था भी तो उन्होंने उसके बारे में मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। सुजान सिंह दांत किटकिटाकर भेड़िए की तरह गुर्राया। अमृतलाल, मार मार कर साले की खाल उधेड़ दे। अब तक तो हम शराफत से इसकी सेवा कर रहे थे, लेकिन अब इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं कि ठुकाई में यह मारा जाता है या जिंदा रहता है। अमृतलाल खतरनाक अंदाज में कुर्सी पर बंधे महंत लोटिया की तरफ पड़ा। महंत के चेहरे पर आतंक के भाव नाच उठे। तभी मेवाराम चंदानी बोला, ठहरो,
मुझे इससे बात कर लेने दो। अमृतलाल ठिठका, यह ढीठ है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। सुजान सिंह गुर्राया, चुप रहो, बात तो करने दो। मेवाराम चंदानी ने हाथ उठाकर कहा और महंत को देखने लगा जो उसे ही देख रहा था। मेवाराम चंदानी उसके लिए सिरे से अजनबी था, परंतु जिस अंदाज में वह सुजान सिंह से बात कर रहा था उससे उसने महसूस कर लिया था कि यह इंसान भी दम रखता है। मेवाराम चंदानी ने सिगरेट सुलगाकर उसे देखा। मुझे जानता है? महंत लोटिया ने उसे घूरते हुए नकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया। मेवाराम चंदानी का नाम सुना है? नहीं, महंत लोटिया ने भारी स्वर में कहा। सूरज प्रकाश गोखले का नाम सुना है? एकाएक महंत लोटिया की आंखें सिकुड़ती चली गई। सूरज प्रकाश गोखले? हाँ, मेवाराम चंदानी उसकी आंखों में घूर रहा था। सुना है? शायद सुना है। महंत लोटिया की सिकुड़ी निगाह चंदानी पर टिकी थी। मेरी माँ बताया करती थी कि उसके भाई का नाम सूरज प्रकाश गोखले था। उसके साथ क्या हुआ? तुम्हारे माँ का भाई यानी कि तुम्हारा मामा कहाँ है? मालूम नहीं। महंत की आवाज़ में सतर्कता भर आई। जब इस बारे में माँ से पूछता कि मामा कहाँ है, वह खामोश हो जाती, आंखों से आंसू बहने लगते। पापा ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम इन बातों का जिक्र क्यों कर रहे हो? इस बात से तुम्हारा क्या वास्ता, क्या सबब? मेवाराम चंदानी ने कष्ट लेकर सिर हिलाकर कहा। बहुत गहरा मतलब है भांजे। मैं ही सूरज प्रकाश गोखले हूँ, तुम्हारी माँ का भाई, तुम्हारा मामा। आज की तारीख में मेरा नाम मेवाराम चंदानी है। क्या मतलब? महंत लोटिया की आंखें हैरानी से फैल गई। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिसका मतलब पूछने की तुम्हें जरूरत पड़े। तुम मेरे मामा कैसे हो सकते हो? क्यों, मैं तुम्हारा मामा क्यों नहीं हो सकता? चंदानी मुस्कुराया। महंत उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। एक बात और तुम्हारे काम की है। क्या? जय किशन का अपहरण मैंने ही करवाया है। चंदानी के शब्द विस्फोट से कम नहीं थे। महंत हक्का बक्का उसे देखता रह गया। कई पलों के पश्चात उसके होठों से निकला, एक तरफ तो तुम कहते हो तुम मेरे मामा हो, दूसरी तरफ से तुम लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। अपने जीजा का अपहरण तुमने करवाया, और जब जीजा 30 मार खां बने तो साले को सालापन दिखाना ही पड़ता है। मेवाराम चंदानी ने कड़वे स्वर में कहा। लगता है तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैं तुम्हें सालों पहले की बात बताता हूँ, जब मैंने अपनी बहन की शादी जय किशन से की थी। उसके बाद कैसे हमने म्यूजियम लूटा, फिर क्या क्या हुआ। मेवाराम चंदानी ने सब कुछ महंत लोटिया को बताया। अब समझा मैंने जय किशन का अपहरण क्यों कराया और क्यों तुमसे उस आधे नक्शे की मांग की जा रही है। मेवाराम चंदानी ने उखड़े स्वर में कहा। उस नक्शे पर मेरा हक बनता है, उन 80 करोड़ के जेवरातों पर मेरा हक बनता है। देवराज चौहान गलत है, फिर भी मैं उसे गलत नहीं कहता, क्योंकि उसने लोटिया का अपहरण करने को मना कर दिया था। लेकिन मैं जानता था कि देवराज चौहान ही लोटिया के अपहरण जैसे खतरनाक काम को अंजाम दे सकता है। इसलिए मैंने कुछ ऐसा किया कि तुम में और देवराज चौहान में दुश्मनी पैदा हो जाए। यह उसी दुश्मनी का नतीजा था। देवराज चौहान लोटिया का अपहरण करने को तैयार हो गया, परंतु अंत में उसे मालूम हो ही गया कि मैंने उससे धोखेबाजी की थी। उसका नतीजा मुझे अब भुगतना पड़ रहा है। लोटिया तो मेरे हाथ नहीं आया और देवराज चौहान को दिए 90 लाख भी मिट्टी में मिल गए। महंत कुछ न बोला, वह अवाक सा था। मेरे पापा कहाँ हैं? कुछ देर के बाद महंत के होठों से निकला। देवराज चौहान के साथ। दोनों अब दोस्त बन गए हैं। मेवाराम चंदानी कटुता भरे स्वर में कहता चला गया। क्यों न बने, दोनों ने माल आधा आधा बांटना है, लेकिन मेरे होते हुए उनकी यह तमन्ना कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। उस पूरे माल का हकदार अब सिर्फ मैं हूँ, वह दोनों नहीं। तुम्हारे बाप ने मुझसे गद्दारी की, रिश्तेदारी का भी उसने ख्याल नहीं रखा। खुद ही सोचो, यह सब जानकर मेरी बहन के दिल पर क्या बीती होगी। इसी गम में तो घुल घुल कर अपनी जान दे दी। मरने वाला भाई था तो मारने वाला उसका पति। आखिर वह कर भी क्या सकती थी। महंत चंदानी का धधकता चेहरा देखता रह गया। समाप्त हो गई सिगरेट फेंककर चंदानी ने नई सिगरेट सुलगाई। अब बोल, तू बताएगा कि नहीं, नक्शे का आधा हिस्सा जय किशन ने कहाँ रखा है? अगर तू कहे कि मुझे नहीं पता तो यह बात गले से नीचे नहीं उतरने वाली। महंत लोटिया का चेहरा सख्त होकर चट्टान बनता चला गया। चंदानी, मैं कह चुका हूँ, यह प्यार से सीधा नहीं होने वाला। उस कागज के छोटे से टुकड़े को यह तुम्हें कैसे दे सकता है, जिसके पीछे करोड़ों की खुशबू हो? सुजान सिंह भेड़िए की भांति गुर्राया। लेकिन इसका मुंह तो मैं खुलवाऊंगा। खोल देगा तो जिंदा बच जाएगा, नहीं तो मरने के बाद भी इसकी लाश कुर्सी पर इसी तरह बंधी रहेगी। महंत का चेहरा बता रहा था कि उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। इसको सामने बिठाकर इस तरह की बातें करने का क्या फायदा? अमृतलाल ने वहशी स्वर में कहा। अब तक तो इसका तिया पाचा भी हो गया होता।
मुझे रोकना मत, मैं यह मालूम करके ही रहूंगा वह आधा नक्शा कहाँ है, नहीं तो इसे कल का सूरज देखना भी नसीब नहीं होगा। भाड़ में गया नक्शा। मेवाराम चंदानी की आंखें महंत पर जा टिकी। ज्यादा वक्त नहीं है महंत, बोल दे कहाँ है वह आधा नक्शा। महंत स्पष्ट समझ रहा था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह सब सांप की भांति उस पर कुंडली मारे बैठे हैं। बाहर भी सख्त पहरा था, कहीं भी खिसक जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं कुछ वक्त चाहता हूँ, महंत ने धीमे स्वर में कहा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, शाम तक का वक्त। शाम तक का? ठीक है, शाम तक का वक्त तुम्हारा, सुजान सिंह ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। लेकिन याद रखना, उसके बाद रात पड़ती है और रात का वक्त हमारा है। कल का सूरज देख सकना या न देख सकना तुम पर निर्भर करता है। महंत होठ भींच कर रह गया। हेलो। फोन की घंटी बजते ही भीमराव ने रिसीवर उठाया। भीमराव, मैं बोल रहा हूँ। तुम? बलिया? भीमराव के होठों से हैरानी से भरा स्वर निकला। हाँ मैं, लेकिन इतना हैरान क्यों हो रहे हो? हैरान होने वाली तो बात है, कहाँ से बोल रहे हो? इसी शहर से। भीमराव को हैरानी से भरा झटका पुनः लगा। इसी शहर से? हाँ, देवराज चौहान, जय किशन लोटिया, जगमोहन, अवतार सिंह, शराबी पायलट और पाल खन्ना के साथ यहाँ आ गया हूँ। देवराज चौहान और लोटिया के साथ इस शहर में? भीमराव सतर्क हो उठा। क्या बात है, साफ साफ बताओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारा ख्याल सही था कि लोटिया के अपहरण के पीछे कोई खास बात है, इसलिए तो तुमने मुझे इनके साथ लगा दिया था और ऐसा करना अच्छा रहा। इसके साथ ही बलिया ने सारी बात भीमराव से कह दी। ओह, तो बात 80 करोड़ के खजाने की है। मोटा माल है ना? बहुत ही मोटा। तुम्हारी क्या पोजीशन है? मैं इन लोगों के साथ बराबर चिपका हुआ हूँ। चिपके रहो, भीमराव ने कहा, फिर 2 पल ठिठक कर बोला। तो अब लोटिया ने आधा नक्शा लेना है, कहाँ रखा है वह? मालूम नहीं, यह बात लोटिया ने किसी को नहीं बताई। बलिया, गड़बड़ का भारी चांस है। आज सुबह ही सुजान सिंह ने महंत को उठवा लिया है। मेरा आदमी जो कि सुजान सिंह के साथ ही रहता है, उसने बताया है कि चंदानी नाम का कोई आदमी सुजान सिंह से मिला। उसके बाद महंत को उठाकर उससे नक्शे की मांग की जा रही है। जाहिर है कि चंदानी ने खजाने का लालच देकर सुजान सिंह को अपने साथ मिला लिया है। यह तो झगड़े के आसार है। हाँ, और तो और सुजान सिंह ने अपने आदमियों का जाल लोटिया के होटल और बंगले पर बिछा दिया है। उनसे कहा है कि अगर लोटिया नजर आए तो उसे फौरन मार दिया जाए, समझे? लोटिया जिस आधे नक्शे को लेने आया है वह बंगले या होटल में ही होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कहीं पर भी नक्शा है तो यकीन मानो वह नक्शा नहीं ले जाएगा। इस समय सुजान सिंह अपने इरादे में बहुत पक्का है। इतनी मोटी रकम को वह खुद हथियाना चाहता है। ओह, अब क्या होगा? जो होता है होने दो, तुम मस्त रहो। जब लोटिया नक्शा हासिल कर ले, उनके पास खजाने का नक्शा पूरा हो जाए तो मुझे फौरन इत्तला करना। 80 करोड़ बहुत मोटी रकम होती है बलिया। अगर यह हमें मिल जाए तो? ठीक है, ऐसा होते ही मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। चौकस रहना, हर बात पर निगाह रखना। वही तो कर रहा हूँ। भीमराव ने रिसीवर रख दिया। चेहरे पर कुटिलता से भरी मुस्कान नाच रही थी। बुरी खबर है। 2 घंटे के पश्चात जगमोहन वापस लौटा तो उसके होठों से निकले शब्दों को सुनते ही देवराज चौहान, सुधीर शर्मा, अवतार सिंह, बलिया, लोटिया और पाल खन्ना की निगाहें उस पर जा टिकी। सुधीर शर्मा ने कुछ क्षण पहले ही नई बोतल खोली थी और बिना गिलास के ही घूंट गले के नीचे उतारने में व्यस्त था। क्या? उसे पुनः कुछ न कहते देख अवतार सिंह ने पूछा। सब पर निगाह मारने के पश्चात जगमोहन ने गहरी सांस ली। सुजान सिंह अंडरवर्ल्ड में लोटिया की जगह लेता जा रहा है, बल्कि यह कहना मुनासिब होगा कि अपनी इस कोशिश में वह काफी हद तक कामयाब हो चुका है। लोटिया के आदमी उससे मिलते जा रहे हैं, जो नहीं मिल रहे वह मरते जा रहे हैं। अन्य सब ठिकानों पर भी सुजान सिंह अपना कब्जा करता जा रहा है। धंधों पर भी जहां उसे सफलता नहीं मिलती वहां वह तबाही मचा देता है। अंडरवर्ल्ड पर उसका खौफ हावी होता जा रहा है। जगमोहन के इन शब्दों के साथ ही वहां तीखा सन्नाटा फैलता चला गया। जयकिशन लोटिया और पाल खन्ना की निगाहें टकराई। लोटिया का चेहरा धधकता चला गया, आंखों में अंगारे भर आए, सारा शरीर तनाव से अकड़ गया। वह मौत का पुतला नजर आने लगा। मेरी लंका को तहस नहस करना इतना आसान नहीं है जितना कि सुजान सिंह ने समझ लिया है। लोटिया के होठों से वहशी स्वर फूट पड़ा। आने वाले 24 घंटों में उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि उसका इस शहर में रहना भी कठिन हो जाएगा। मेरा नाम जयकिशन लोटिया है। अंडरवर्ल्ड हमेशा मेरे इशारे का मोहताज रहा है। सुजान सिंह की इतनी औकात कहाँ है कि लोटिया की कुर्सी पर बैठ सके? मैं उसे? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जगमोहन ने उसकी बात काटी। उसने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं।
तुम्हारे आदमी इस समय तुम्हें हासिल नहीं हो सकते। कुछ तो सुजान सिंह के साथ जा मिले हैं, कुछ मारे गए हैं, कुछ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपते फिर रहे हैं। महंत महंत कहाँ है? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।